चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर स्थिर विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का पार्ट 5। ठीक है, इसके अन्य पार्ट पहले अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हैं। देखने के लिए आप यूट्यूब पे जस्ट सर्च करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पार्ट 4 पार्ट 3, जो भी पीछे पार्ट जो भी आपको देखना है बाई अर्जुन क्लासेस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पार्ट 1 बाई अर्जुन क्लासेस। ठीक है, जो भी आपको देखना है ऐसे आप सर्च करके देख सकते हैं। तो आज अपन देखेंगे पार्ट 5, जिसमें अपन देखेंगे विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। यानी विद्युत क्षेत्र जो कि अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था और विद्युत विभव जो कि अभी अपन इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे के रूप में कैसे अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं विद्युत धारिता यानी कैपेसिटेंस, उसमें ये रिलेशन काम आने वाला है। ठीक है, तो अपन आज देखेंगे विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। अब ये संबंध देखने के लिए आपको एक बात पहले से पता होनी चाहिए, वो बात ये है कि विभव प्रवणता क्या होती है। ठीक है, ये बात इसमें काम आएगी रिलेशन देखने के लिए। तो मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ आपको विभव प्रवणता क्या होती है। विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट। विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन विद्युत विभव किस में देखते हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो विभव में परिवर्तन कितना हो रहा है दूरी के साथ। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखना, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो कि आपके हमेशा काम आएगी फिजिक्स में। देखो, दो बातें होती है, एक होता है परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, और एक होता है प्रवणता। ठीक है, ये दो आपके फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। परिवर्तन की दर को अपन देखते हैं, किसी भी क्वांटिटी की परिवर्तन की दर को अपन देखते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी समय के साथ वो कितनी परिवर्तित हो रही है। ठीक है, जैसे आपने त्वरण देखा होगा, एग्जाम्पल त्वरण। त्वरण क्या होता, वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि वेग में कितना परिवर्तन होगा समय के कितने परिवर्तन होने पे। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि इसमें परिवर्तन की दर वर्ड यूज हो रहा है, यानी कि बट्टा आएगा डेल्टा टी। और दूसरा वर्ड आता है प्रवणता, किसी भी चीज़ की प्रवणता, जैसे यहाँ विभव प्रवणता है, तो विभव प्रवणता अपन दूरी के रेस्पेक्ट में देखते हैं, तो विभव प्रवणता बराबर डेल्टा वी बट्टा डेल्टा एक्स या डेल्टा आर, यानी कि दूरी के रेस्पेक्ट में उस चीज़ का कितना परिवर्तन हो रहा है उसको बोलते हैं प्रवणता। तो यहाँ अपन क्या देख रहे हैं, विभव प्रवणता। तो विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। आई बात समझ में। दूरी के साथ कितना विभव में परिवर्तन हुआ उसे अपन बोलेंगे विभव प्रवणता। यदि विद्युत क्षेत्र में डेल्टा आर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच डेल्टा वी विभवांतर हो, तब उनके बीच विभव प्रवणता ये होगी। यानी कि जैसे अपने पास दो पॉइंट है ए और बी, ये ए ये बी। ठीक है, इसका विभवांतर है विभव इसका है वी बी, तो विभवांतर मैंने मान लिया इनके बीच में है डेल्टा वी, और इसकी मूल बिंदु से दूरी r1 है, इसकी मूल बिंदु से दूरी r2 है, और इनके मध्य की जो बीच की दूरी है वो है डेल्टा r। ठीक है, तो इसमें अगर इसका डेल्टा r का भाग दे देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, विभव प्रवणता। आई होप आपको विभव प्रवणता का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं। अब ये विभव प्रवणता जो होती है वो सदिश राशि होती है। सदिश राशि मतलब इसका परिमाण और इसकी दिशा दोनों होंगे। ठीक है, और इसकी इकाई देख लेते हैं, यानी यूनिट, इसको किस में नापते हैं। यूनिट देखने के लिए अपन हमेशा फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूले में क्या है, डेल्टा वी बटा डेल्टा आर। डेल्टा का अपने कोई मतलब नहीं है, यानी कि परिवर्तन है, उससे कोई अपने को मतलब नहीं होता। ठीक है, तो इकाई लिखते समय हमेशा आपको जो ऊपर लिखा है जो नीचे लिखा है सबकी इकाई लिख देंगे, दोनों की अपने आप इसकी इकाई प्राप्त हो जाएगी। तो डेल्टा वी विभवांतर की क्या होती है इकाई, वोल्ट बटा डेल्टा आर दूरी की क्या होती है, मीटर, तो वोल्ट बटा मीटर, ये आ गई विभव प्रवणता की इकाई। ठीक है, फॉर्मूला पता है तो इकाई निकालना बहुत आसान है। अब देखो विभव प्रवणता का काम हो गया।
अब अपने को इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि दूरी के साथ विभव में कितना परिवर्तन हो रहा है उसको बोलेंगे विभव प्रवणता, यानी कि डेल्टा वी बटा डेल्टा आर, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब अपन देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। तो अपन देख लेते हैं इनमें क्या रिलेशन होता है। तो विद्युत क्षेत्र का मान ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वो ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है, यानी कि ई सदिश इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर अपन ने देखा विभव प्रवणता होती है, और जो विद्युत क्षेत्र होता है वो इसके माइनस के बराबर होता है, माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। अब ये फॉर्मूला अपन जब तब यूज़ लेंगे जब अपने पास एक चर होगा, यानी कि एक चर मतलब क्या होता है, जैसे अपने पास कोई समीकरण है, जैसे मैं लूँ हाँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसा कोई समीकरण है, तो इसको अपन बोलेंगे एक चर का समीकरण, क्योंकि इसमें समीकरण में हम सिर्फ x ही आ रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें चर मतलब वेरिएबल, वेरिएबल सिर्फ एक x ही है। तो ऐसी स्थिति में अपन यहाँ हमेशा ये फॉर्मूला यूज लेंगे। और जब अपने पास दो चर हो तो अपन क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल मतलब आंशिक अवकलन। फॉर्मूला तो वही रहेगा, v में परिवर्तन बटा r में परिवर्तन, लेकिन यहाँ d की जगह ये पार्शियल का साइन आएगा। पार्शियल मतलब आंशिक, ठीक है। इसमें अपने पास समीकरण कैसा होता है, जैसे ये y है या z समझ लो, z इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ऐसा, ठीक है, x और y दो। तो अपन क्या है, अवकलन करते टाइम किसी एक के रेस्पेक्ट में अवकलन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दो दो है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पार्शियल या आंशिक अवकलन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपन तब यूज़ लेंगे जब अपने पास दो चर हो, ये लेंगे जब अपने पास एक चर हो, ठीक है। तो ये हो गई, ये फॉर्मूले अपन यूज़ लेंगे इस चैप्टर में, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर में अपन यूज़ लेंगे वो लेंगे ये जो नॉर्मल फार्मूला है, बेसिक फार्मूला, v इज इक्वल टू ई इंटू आर, ठीक है। जैसे इस डेल्टा आर को मैं इधर भेज दूँ तो उधर क्या बच जाएगा, v, और इधर e और डेल्टा आर यानी r, ठीक है। तो यहाँ v इज इक्वल टू ई इंटू आर, ये आपको याद रखना है नेक्स्ट चैप्टर के लिए। नेक्स्ट चैप्टर में ये फार्मूला बहुत बार यूज आएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको ये फार्मूले दो याद रखने हैं, क्वेश्चन कैसा आया उस हिसाब से आपको फार्मूले अप्लाई करने हैं। अगर दो चर वाला है तो ये फार्मूला अप्लाई करना है, एक चर वाला है तो ये फार्मूला, ठीक है। अब अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये चर वगैरह आपको अगर समझ में नहीं आया तो अभी समझ में आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल है, स्थिर विद्युत क्षेत्र ई सदिश इज इक्वल टू, ये इतना है, जहाँ ए एक नियतांक है, ये ए जो है बीच में ये एक नियतांक यानी कांस्टेंट है। तो विभव का फलन ज्ञात करो, यानी कि ई सदिश का फलन अपने पास है और वी का फलन अपने को पूछा है। तो अपने को पता है कि ये रिलेशन अपने को पता है ई और वी में, तो ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला अपन इन दोनों में से कोई एक यूज़ करेंगे रिलेशन से, ठीक है, विभव निकालने के लिए। तो अब अपन देख रहे हैं ये फॉर्मूला अपन कब यूज़ करते हैं, जब अपने पास एक चर हो। ये कब करते हैं, जब अपने पास दो चर हो। तो यहाँ अपन देखते हैं चर अपने पास कितने हैं, एक्स और वाई, एक्स और वाई दो चर है, ठीक है। तो हमेशा अपन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दो चर वाला, ठीक है। दो चर वाला फॉर्मूला क्या है, ई सदिश इज इक्वल टू माइनस ऑफ विभव प्रवणता, यानी कि अपन क्या कह सकते हैं, ई सदिश इज इक्वल टू माइनस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विथ रेस्पेक्ट टू आर, ठीक है। अब क्या करते हैं, ई सदिश तो अपने पास है, निकालना क्या है, v। तो मैं इसको dr को इधर भेज देता हूँ इसके साथ, और डेल्टा v इधर रख देता हूँ और माइनस उधर गुणा कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई सदिश डॉट dr सदिश, ठीक है। अब देखते हैं अपन ई सदिश, ई सदिश की वैल्यू अपने को दे रखी है, माइनस तो बाहर है ही, ई सदिश की वैल्यू ये दे रखी है, ये वैल्यू, ठीक है। ये सीधी की सीधी यहाँ लिख देंगे, और डॉट प्रोडक्ट। अब अपने को अपन देखते हैं डी आर सदिश क्या होता है, ठीक है।
ये मैथ स्टूडेंट को तो पता होगा, लेकिन बायो स्टूडेंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आर सदिश जो होता है 3D में, ठीक है, 3D में जो आर सदिश होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। लेकिन यहाँ अपने को पता है, जो अपने को ई सदिश दे रखा है, तो यहाँ से अपने को दिख रहा है कि यहाँ आई कैप और जे कैप दो डायरेक्शन में ही बात हो रही है, तो अपन जेड कैप को हटा सकते हैं, जेड के कैप को हटा सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये होता है आर सदिश। लेकिन अपने को क्या लेना है, डी आर सदिश, यानी कि इनका एक छोटा भाग के लिए, तो डी आर सदिश इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, यहाँ आगे अपन डी लगा देंगे, डी का मतलब एक छोटा पार्ट के लिए, ठीक है। तो डी आर सदिश का मतलब होता है ये डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, तो ये रख देंगे अपन इसकी जगह, डॉट प्रोडक्ट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अब अपने को अब ये एक फिर नई बात आने वाली है बायो स्टूडेंट के लिए, लेकिन मैथ स्टूडेंट को तो ये बात पता होती है। वो बात ये है कि हमेशा आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, ठीक है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, लेकिन आई कैप डॉट जे कैप 0 होता है, ठीक है। आई बात समझ में, आई कैप डॉट आई कैप हमेशा 1 होता है, यानी कि सेम का अदिश गुणन 1 होता है, लेकिन दो परपेंडिकुलर का अदिश गुणन 0 होता है, ठीक है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, यानी कि डी एक्स का इसके साथ, आई कैप का आई कैप के साथ, तो ये हो जाएगा 1, माइनस तो बाहर था ही, ये हो जाएगा आई कैप 1 हो जाएगा, बाकी ये दोनों गुणा हो जाएंगे 2axy और ये dx, और माइनस ये माइनस जो बाहर था वो अंदर गुणा कर लिया मैंने, और जे कैप का जे कैप गुणा हो जाएगा, ये dy इधर गुणा हो जाएगा इसके साथ, और आई कैप गुणा आई कैप 1 हो जाएगा, और जो इसका इसके साथ और इसका मतलब जो जेड और सॉरी जे और आई का जो गुणा होगा वो हो जाएगा 0। तो फाइनली अपने पास सिर्फ ये दो चीज़ें बच जाएगी। अब अपन क्या कर लेते हैं, क्योंकि अपने पास क्या है, इन सब में dx और dy ये आ रहा है, एक छोटे पार्ट के लिए आ रहा है, अपने को पूरे विभव का फलन ज्ञात करना है। तो अपन क्या कर लेंगे, एक छोटे पार्ट के लिए ये फलन अपने पास है, पूरे पार्ट के लिए निकालना है, तो अपन क्या कर लेंगे, इसका समाकलन कर लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 का समाकलन जो अभी अपने पास आया वो मैंने नाम दे दिया था समीकरण 1, ठीक है, ये समीकरण 1, इसका अपन क्या कर देते हैं, समाकलन। तो समाकलन डेल्टा v इज इक्वल टू, इसका भी अपन समाकलन लिख देते हैं, ठीक है। समाकलन ये जो फलन था इसका समाकलन और इसका समाकलन, तीनों का अलग अलग समाकलन कर दिया, ठीक है। अब देखो एक छोटे v के पार्ट को अपन समाकलित कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, पूरा v आ जाएगा, तो इसको अपन लिख देते हैं v इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पार्शियल इसका मतलब होता है कि जो यहाँ लिखा होता है उसके रेस्पेक्ट में अपन समाकलन करते हैं, बाकी हर चीज़ को कांस्टेंट रख देते हैं, बाकी जो भी होता है उसको कांस्टेंट रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y और a तो कांस्टेंट है ही दे रखा क्वेश्चन में, और y को भी अपन यहाँ कांस्टेंट रखेंगे, तो माइनस तो बाहर था ही, 2a और y ये कांस्टेंट आ जाए, और x जो ये है इसका समाकलन होगा x²/2, क्योंकि समाकलन जो x की पावर n का होता है वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ x की पावर 1 है तो इसका हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन n मतलब 1 प्लस 1, तो x²/2, ठीक है। तो ये इसका आ गया समाकलन, ये तो कांस्टेंट था ही x²/2, फिर माइनस, अब यहाँ किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो बाकी x वगैरह सब कांस्टेंट, तो इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ क्योंकि यहाँ माइनस है, तो ax² कांस्टेंट, और y क्योंकि साथ में 1 अपन लिख सकते हैं, 1 का समाकलन y प्लस ये y³ प्लस 3 y³/3, अब ये y² है, y² का y के रेस्पेक्ट में y³/3 प्लस c, ये c कहाँ से आया, c होता है एक कांस्टेंट कोई, ठीक है। अब ये तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास फाइनली आ जाएगा v का फलन,
ठीक है। अब ये उन स्टूडेंट को बोरिंग लगा होगा जिनको बेसिक बातें पता नहीं थी मैथ की, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक बातें पता थी। अगर आपको बेसिक बातें पता थी तो मेरे को बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, मेरे को सीधा फॉर्मूला बताना था, आप आसानी से कर सकते थे, ठीक है। और अगर नहीं भी आपको पता थी तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये थोड़ा उससे ईजी है क्योंकि उसमें खूब सारी बेसिक बातें आ गई थी मैथ की, जो कि बायो स्टूडेंट के लिए थोड़ा हो सकता है टफ, ठीक है। तो एग्जांपल है, निर्वात में किसी बिंदु x y z पर विभव, यानी कि निर्वात में कोई पॉइंट अपने को दे रखा है जिस पर विभव का फलन ये है 2x² वोल्ट। बिंदु 102 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3D में कोई पॉइंट है x y z निर्वात में, ठीक है, उसमें विभव अपने को दे रखा है और इस पॉइंट पे क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब यहाँ अपन देखते हैं कि अपने पास ये 3D में बात कर रहे हैं, 3D में बात कर रहे हैं मतलब इसमें वेरिएबल x y और z तीनों हैं, ठीक है। यहाँ भले ही नहीं है, सिर्फ x² है, क्योंकि बाकी हो सकता है उसके कोफिशिएंट 0 हो, जैसे ये कोफिशिएंट 0 मतलब जैसे ये कुछ फंक्शन मैं ले लेता हूँ, फंक्शन ऑफ x, y, z, यानी कि x y z तीनों का फंक्शन है। ये 2x² प्लस 0 इंटू एक्स वाई प्लस 0 इंटू x² y z, ऐसा कुछ, ठीक है। यानी कि इसमें x y और x² y z, जो भी x y z तीनों है, लेकिन उनके हो सकता है कोफिशिएंट 0 हो, इसलिए यहाँ सिर्फ x² ही दिख रहा है, ठीक है, यानी कि v = 2x², ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपन फॉर्मूला कौन सा यूज़ लेंगे, एक चर वाला, नहीं, क्योंकि यहाँ अपने को पहले दिखा दिया इसने 3D में है, ठीक है। तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज़ लेंगे, ये वाला, ठीक है, पार्शियल वाला, ठीक है। तो अपने को निकालना विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ लेंगे, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ 3D है, ठीक है। तो Ex = -ΔV/Δx, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x। ये अपन देखेंगे x घटक के लिए, क्योंकि यहाँ 3D में है, यानी x में भी होगा, y में भी होगा, z में भी होगा, तो सब अपने को तीनों के लिए अलग अलग निकालना होगा, ठीक है। तो Ex = -ΔV/Δx, तो इसकी जगह अपन v की जगह वैल्यू रख देते हैं 2x², तो माइनस डेल्टा ऑफ मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 2x² विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसका क्या होगा, अवकलन क्या होता है जी, सीधा x² है, 2 आगे कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और एक घात कम हो जाएगी, तो ये आ जाएगा -4x वोल्ट। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता y घटक में क्या करेंगे, इसका v का अवकलन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y। तो अपने को पता पार्शियल अवकलन अपन करते हैं जब पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में, तो x और z कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ x है तो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन हमेशा 0 होता है, तो ये आ जाएगा 0 वोल्ट। वैसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता z घटक z के रेस्पेक्ट में v का अवकलन करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2x² z। अब यहाँ z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और y दोनों कांस्टेंट है, यहाँ x है तो कांस्टेंट का अवकलन 0, तो ये 0। अब ये आ गए x y z पे विद्युत क्षेत्र के घटक, यानी x पे x डायरेक्शन में ये होगा विद्युत क्षेत्र, y में ये होगा, z में ये होगा, ठीक है। लेकिन अपने को पूछा है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो पॉइंट के लिए हमेशा जब भी जिस पॉइंट पे पूछे तो आपको x y z के लिए निकाल के फिर लास्ट में उस पॉइंट की वैल्यू रख देनी है, x की वैल्यू ये रख देनी है, y की वैल्यू ये रख देनी है, z की वैल्यू ये रख देनी है, ठीक है। तो यहाँ अपने पास क्या है, Ex क्या था, -4x, तो Ex -4x था, तो x की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1, ठीक है। निर्देशांक में x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो Ex आ जाएगा -4 वोल्ट, यानी कि x डायरेक्शन में जो विद्युत क्षेत्र है वो है -4, बाकी में तो 0 है ही, तो इसमें वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, y और z में 0 0, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा।